कोई इंसान दुनिया से सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है, जबकि कुछ छोटी सी सफलता से भी इतना खुश हो जाते हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। अगर आप भी इमोशनली बहुत वीक हैं, छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिसकी वजह से लोग आपको हर्ट कर देते हैं, या फिर आपके अंदर किसी बात का डर है, या आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो जरा ठहरिए। अगर आप इनमें से किसी एक भी सिचुएशन में आते हैं तो ये शो बिल्कुल आपके लिए ही है। यकीन मानिए, शो के अंत में आपके दिमाग में चल रहे उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही आप अपने सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना भी सीख जाएंगे। आज के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है। लोग अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को मिटाकर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी यादें या बातें हमें हर पल परेशान करती हैं, और इन्हीं तमाम सिचुएशंस का असर हमारे इमोशंस पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम कभी डर, कभी गुस्सा, कभी घबराहट, तो कभी उदासी महसूस करते हैं। ऐसी ही कुछ समस्याओं से जूझ रही है दिया, एक ऐसी लड़की जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे छोटी छोटी बातें अफेक्ट करती हैं और जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। वो अपनी लाइफ में होने वाली छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है, इसीलिए लाइफ में होने वाले छोटे इंसिडेंट भी उसे दुखी कर जाते हैं। जैसे कि एक बार उसकी मनपसंद ड्रेस पहनने पर उसकी फ्रेंड ने उसे बस इतना कह दिया कि ये तुम पर ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इस छोटी सी बात पर उसने इतना ओवर थिंक किया कि खुद को पसंद होने के बावजूद भी उसने वो ड्रेस पहनना ही छोड़ दिया। दिया के इसी इमोशनल नेचर की वजह से आज उसका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोग तो आसानी से ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन दिया जैसे सेंसिटिव लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है। दिया को ये सिचुएशन इतनी तकलीफ भरी लग रही है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसका पता उसके दादाजी को लग जाता है। उन्होंने मनोचिकित्सा की फील्ड में PhD किया हुआ है, इसलिए वो दिया की सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। दिया को अपने इमोशंस पर काबू करने में हेल्प मिले, इसीलिए वो उसे अपने साथ नेपाल घुमाने का प्लान बनाते हैं, ताकि सफर के दौरान दोनों आपस में खुलकर बातचीत कर सकें, जिससे वो उसके मन में उठने वाले सवालों का जवाब जान सके। तो चलिए दिया और उसके दादा के साथ चलते हैं इस सफर पर और सीखते हैं कि अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें और कैसे खुद को इमोशनली मजबूत बनाएं। दिया और उसके दादाजी मुंबई में रहा करते थे, जहां से उन्होंने नेपाल जाने के लिए ट्रेन का रास्ता चुना, और वो उत्तर प्रदेश से होकर नेपाल घूमने जाने वाले थे। उनकी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकल चुकी थी, लेकिन अभी भी दिया के चेहरे पर मायूसी ही छाई हुई थी। उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि उसका नेचर इमोशनल है, उसमें उसकी क्या गलती। सिर्फ उसके नेचर की वजह से वीरेंद्र को उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। अपनी पोती को ऐसे मायूस सा बैठा देख उसके दादाजी बोल पड़े, दिया बेटा, तुम्हारे मन में जो भी बात है वो मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि दुख हमेशा बांटने से कम होता है। दादाजी की ये बात सुनकर दिया ने खुद को कोसते हुए कहा, दादाजी अब मैं क्या ही बोलूं, मेरा स्वभाव ही मेरी तकलीफों की जड़ है। मेरा नेचर इतना सेंसिटिव है कि छोटी छोटी बातें भी मेरे मन के अंदर घर कर जाती हैं, जिससे मैं आगे कुछ सोच ही नहीं पाती। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आपको तो पता है कि मुझे बिल्लियां कितनी पसंद हैं। पिछले कुछ दिनों से एक बिल्ली हमारे घर पर रोज आया करती थी और मैं उसे रोज दूध पिलाया करती थी, लेकिन मम्मी को बिल्लियां पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया। अब वो हमारे घर नहीं आती। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि मेरी मम्मी ने आखिर उसे क्यों भगाया। मैं उस बिल्ली को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। दादाजी, ये तो हुई पर्सनल बात, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातें भी मुझे बहुत परेशान करती हैं। जैसे कि अगर क्लासरूम में कोई जोर से बातचीत कर रहा हो तो मुझे पसंद नहीं आता। अगर नॉर्मल सिचुएशन में मेरे आसपास कोई ब्राइट लाइट्स आ जाती हैं तो भी वो मेरी आंखों को चुभती हैं। अगर मेरे आसपास किसी ने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह लगाया हो तो भी मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मुझे नफरत है
और यही वजह है कि मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं आते। अगर इस तरह की कोई छोटी छोटी चीज भी मेरी लाइफ में हो तो भी मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती और पूरा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ। दिया के दादाजी उसकी बातों को चुपचाप सुनते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आज दिया बहुत समय बाद किसी से अपने मन की बात कह रही हो, और दिया भी बिना रुके बस बोले ही जाती है। इस तरह की बातें मुझे इतना परेशान करती हैं कि मैं इनकी वजह से रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। अगर रात को सोने से पहले मेरे साथ कोई इमोशनल या सेंसिटिव इंसिडेंट हो जाए तो उसका असर मुझे दूसरे दिन तक रहता है। पूरा अगला दिन मैं बेचैन रहती हूँ, मन में उदासी छाई रहती है। अगर कोई मजाक मजाक में मुझे कुछ बुरा भला कह दे तो वो बात मेरे अंदर बैठ जाती है और पूरा दिन मेरे मन में वही बात चलती रहती है, जिसकी वजह से मुझे उस इंसान पर गुस्सा आता है। मैं उदास भी रहती हूँ। कुछ समय बाद गुस्सा उतरने पर मुझे खुद पर गिल्ट फीलिंग आती है और तब उस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दादाजी ओवर थिंकिंग का तो मैं क्या ही बताऊं। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है, मुझे एक ब्रेसलेट बहुत ही पसंद आया था, लेकिन वैसा ब्रेसलेट हमारे कॉलेज में प्रोफेसर रिया भी पहनती हैं। उनका नेचर बहुत ही खड़ूस है, इसलिए सब उन्हें हिटलर कहकर बुलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनके जैसा ब्रेसलेट पहनूंगी तो क्लास के सारे लोग मेरी पसंद को रिया मैम की पसंद से कंपेयर करेंगे, इसलिए फिर मैंने वो ब्रेसलेट लेना ही कैंसिल कर दिया। इस तरह की छोटी छोटी बातें भी मुझे बहुत परेशान करती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पसंद नापसंद से कहीं लोग मुझे जज ना करने लगे। दादाजी आप ही बताइए, मेरा ये इमोशनल नेचर मेरे लिए श्राप नहीं तो और क्या है? दिया इतना कहते कहते रोने लग जाती है। दोस्तों, दिया की हर एक तकलीफ शायद हमारे लिए छोटी हो, लेकिन हर एक सेंसिटिव नेचर वाले इंसान के लिए ये चीजें बहुत बड़ी होती है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो कोई हैंडीकैप्ड इंसान है और उन्हें फोर्सफुली रेस में दौड़ाया जा रहा है। शायद आप भी इन तकलीफों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे ख्याल से इस बात पर दादाजी का नजरिया सुनना आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। दिया की इस बात पर दादाजी ने उसे चुप कराते हुए जवाब दिया। दिया मेरी बच्ची, शायद तुम एक बात भूल रही हो। तुम जिन चीजों की शिकायत कर रही हो उसमें तुम्हारे दादाजी ने पीएचडी कर रखा है। तुम्हारे लिए शायद तुम्हारा ये सेंसिटिव नेचर श्राप है, लेकिन इसी सेंसिटिव नेचर की वजह से तुम में ना जाने कितनी खूबियां हैं, वो तुम भी नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूं। दादाजी की ये बात सुनकर दिया अपने आंसू पोंछते हुए पूछती है, खूबियां? और मुझ में? और वो भी इमोशनल होने की वजह से? कैसे? देखो बेटी, सबसे पहले तो ऐसा नेचर रखने वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। 2 साल पहले तुम्हारे कॉलेज में हुए कंपटीशन में जब तुमने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के तरीकों पर जो एसे लिखा था, उसमें तुम्हारा पूरी कॉलेज में फर्स्ट नंबर आया था, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी से भरे आइडियाज थे। तुम पेंटिंग में और डांसिंग में भी अच्छी हो, उसमें भी तुम्हें बहुत बार मेडल और अवार्ड्स मिले हैं जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। दूसरी बात, इस तरह का नेचर रखने वाले लोग हमेशा दयालु और सपोर्टिव होते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की केयर करना चाहते हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि तुम्हारे इस नेचर की वजह से क्लास में किसी भी दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में तुम्हारे पास ज्यादा विश्वासु और अच्छे दोस्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। वो लाइफ की सभी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। वो अपने सभी कामों को हाई क्वालिटी के साथ पूरा करते हैं। तुम्हें याद है ना, पिछले साल जब तुम्हारे मामा की बेटे की शादी थी, तब शादी के फंक्शन का पूरा शेड्यूल मामा जी ने तुमसे करवाया था, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी वर्किंग क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तुम्हारे जैसे नेचर वाले लोग दूसरों के साथ घूमने मिलने में ज्यादा सक्षम होते हैं। वो आसानी से किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तुम्ही ने तो बताया था
कि सबसे खड़ूस तरीके से बात करने वाली हिटलर जैसी मैडम रिया सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार से बात करती है, और आखिर में सेंसिटिव नेचर रखने वाले लोग दूसरों के कंपेयर में ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ईमानदार, भरोसेमंद और वफादार होते हैं। कोई भी अच्छा इंसान अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी क्वालिटी वाले इंसान को ही चुनना पसंद करेगा। तुम्हारी इन सब खूबियों से मुझे तो यही लग रहा है बेटा कि तुम्हारा ये सेंसिटिव नेचर तुम्हारे लिए एक गॉड गिफ्टेड पावर है जो तुम ऑलरेडी यूज कर रही हो, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। दादा की बातें सुनकर दिया थोड़ी हैरान थी, क्योंकि जिस इमोशंस को वो एक श्राप समझती थी, उसके दादा उसे गॉड गिफ्टेड बता रहे हैं। अगर आपका भी नेचर सेंसिटिव है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में भी कहीं ना कहीं ये सारी खूबियां जरूर होंगी। और अगर आपको अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं है तो एक बार शांत मन से उन पर गौर कीजिए। ऐसा करने से आपको भी अच्छा महसूस होगा और अपने नेचर के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। दादाजी की इन बातों ने दिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यदि ये भगवान का एक वरदान है तो आखिर उसे इस बात से तकलीफ होती क्यों है। वो किसी भी हाल में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहती है ताकि उसका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग हो सके। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो सुनना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड, जहां हम जानेंगे कि आखिर कैसे दिया ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि अब दिया अपने दादाजी की बातों से खुद को रिलेट कर पा रही थी, लेकिन जब उसके दादा ने दिया को समझाया कि इमोशनल नेचर हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं बल्कि भगवान का वरदान है, तो दिया को इस बात से खुशी तो महसूस हुई, लेकिन दिया अभी भी चीजों को समझ नहीं पाई थी। उसके मन में कुछ सवाल चल रहे थे कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर इमोशन कैसे बनते हैं, किसी एक ही चीज के लिए कभी हमारा मूड क्यों चेंज हो जाता है, और क्या हम अपने इमोशंस और मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उसने ये सभी सवाल अपने दादाजी से पूछे तब उसके दादा ने उसे ब्रेन मैकेनिज्म की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहा कि देखो दिया, अगर तुम सच में इसे जानना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले इंसानी दिमाग को जानना होगा, क्योंकि हमारे इमोशन और थॉट्स हमारे दिमाग में बनते हैं, और अगर एक बार तुम इसे जान गई तो तुम ये भी समझ पाओगी कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। दादा की बातों में सहमति जताते हुए दिया अपना सिर हिलाती है और उसके बाद दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। देखो बेटा, हमारे ब्रेन में इमोशन का जागना और उस पर हमारा रिएक्ट करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें हमारे ब्रेन के बहुत सारे भाग और ढेरों न्यूरोट्रांसमीटर्स जुड़े होते हैं। तुम ठीक उसे किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कंपेयर कर सकती हो, जिसमें मदरबोर्ड का हर पार्ट किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है, जबकि उसके अंदर बनी अलग अलग सर्किट्स पाथ उस पार्ट से बने हुए सिग्नल को आगे भेजते हैं, और ये सब सिग्नल्स आखिरी छोर पर पहुंचते हैं जिनसे पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो आई मिलने वाली जानकारी, खुद के पुराने अनुभव, खुद की पसंद और नापसंद और सिचुएशन को ध्यान में रखकर कुछ मैसेज बनाते हैं, जिन्हें वो आगे न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ब्रेन के दूसरे पार्ट में भेजते हैं। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ता है और ब्रेन के आखिरी पार्ट में जाकर वो मैसेज डिकोड होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी इमोशन को फील करते हैं। दिया के लिए ब्रेन के पार्ट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था उसके दादाजी को ये बात मालूम चल जाती है, इसीलिए वो उसे और भी आसान शब्दों में समझाते हुए कहते हैं। दिया, अगर मैं तुम्हें डिटेल से समझाऊं तो हमारे ब्रेन में सभी तरह के इमोशंस पैदा करने के लिए आर्बिट्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस नाम के ये 4 हिस्से होते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस बहुत से शारीरिक कार्यों और हार्मोनों को कंट्रोल करता है और सिंपैथी जैसे इमोशन को जन्म देता है।
जबकि हिप्पोकैम्पस हमारे माइंड में यादें बनाने और चीज़ों को याद रखने का काम करता है और इमोशनल एक्सपीरियंस को फीलिंग के साथ इकट्ठा करता है। लेकिन इन सब में वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डोपामाइन को बनाता है जो हमारे मन में रिवॉर्ड से होने वाली हैप्पीनेस को फील करवाता है। किसी की मदद करने पर हमें जो खुशी मिलती है उसके पीछे यही ब्रेन पार्ट एक्टिव होता है। और फिर आखिर में आर्बिट्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है जो हमारे काम और डिसीजन के रिजल्ट्स का एग्जामिनेशन करके उनसे होने वाले इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो देखा दिया, कुछ इस तरीके से हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स मिलकर हमारे अंदर भावनाओं का निर्माण करते हैं। दादाजी की ये बात तो दिया की समझ में आ चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जैसा भी महसूस करती है, इन सब के पीछे उसके दिमाग की खुराफात है। दोस्तों, ये हमारा दिमाग ही है जो हमें हैप्पी या सैड फील कराता है। अगर आप एक बार इसके मैकेनिज्म को समझ गए तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। दादाजी की बात से सहमति जताते हुए दिया ने कहा, हाँ दादाजी, मुझे ब्रेन का मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये सोचकर ही हैरानी होती है कि ब्रेन के इतने सारे पार्ट एक सेकंड से भी कम समय में कैसे ये सारी चीजें प्रोसेस करके हमें भावनाओं का एहसास दिला देते हैं। वाह, सच में दिमाग कितना तेज काम करता है। लेकिन दादाजी, इस पूरी बात में ये समझ नहीं आया कि हमारा मूड कैसे क्रिएट होता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी हम खुश होते हैं तो कभी नाखुश, कभी किसी चीज में मन नहीं लगता है तो कभी कोई चीज इंटरेस्टिंग लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? माना ये सवाल दिया का था, लेकिन हम सभी के साथ भी ऐसा होता ही है कि समय के अनुसार हमारी पसंद नापसंद में बदल जाती है या फिर नापसंद पसंद में बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति कभी हमारा अजीज हुआ करता था वो एक वक्त के बाद हमें क्यों पसंद नहीं आता? ब्रेकअप के बाद हम उस इंसान से बात करना, उसका चेहरा देखना क्यों बंद कर देते हैं? ऐसे ही तमाम सवाल दिया के भी दिमाग में चल रहे थे। इसलिए उसे समझाते हुए दिया के दादाजी ने कहा, देखो बेटा, आपका मूड या फिर इंटरेस्ट बदलना वो आपके महसूस करने के तरीके में होने वाला बदलाव है। ये होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन बदलना, कोई टेंशन होना, नींद ना आना या फिर एनवायरनमेंट और सोसाइटी में होने वाले बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स। हमारे मन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमें किसी चीज के लिए अच्छा या बुरा फील करवाकर हमारा मूड क्रिएट करते हैं। मोस्टली डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, ये चारों हार्मोन्स ही हमारे मूड स्विंग का कारण होते हैं। वैसे दादाजी, ये हार्मोन काम क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का कम रिलीज होना चिंता, बातचीत करने में इंटरेस्ट न होना और चिड़चिड़ापन का कारण बन सकता है, जबकि डोपामाइन का ज्यादा रिलीज होना एक्साइटमेंट और अग्रेशन का कारण बन सकता है। मतलब दिया, समझ लो कि अगर किसी चीज में दिल नहीं लग रहा तो सेरोटोनिन कम रिलीज हो रहा है, और अगर किसी चीज में ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है तो डोपामिन का लेवल हाई है। दादाजी, आपकी बातों से ये समझ आया कि सारे हार्मोन्स नेचुरली हमारे शरीर में बनते हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन दादाजी, क्या कुछ ऐसी टेक्निक या एक्सरसाइज है कि जिससे सारे हार्मोन्स रेगुलर मात्रा में ही रिलीज हों, जिससे हमें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम ना आए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिया, देखो ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें रूटीन लाइफ में यूज करने से हार्मोन्स नेचुरली सही मात्रा में रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमें पर्याप्त प्रोटीन और फाइबर वाली सब्जियां खानी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज या फिर एरोबिक करना चाहिए, क्योंकि इससे एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है और तनाव घटता है। हमें वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि मोटापा हमारे हार्मोन्स के स्तर को डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे पेट में मौजूद कुछ बैक्टीरिया सेरोटोनिन फॉर्मेशन कर सकते हैं,
इसलिए पेट के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। हमें चीनी का सेवन भी कम करना चाहिए, क्योंकि चीनी स्वेलिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकती है। दूसरी तरफ तनाव कम करने के लिए हम ध्यान करना, योग करना, सांस लेने का व्यायाम करना या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जैसी चीजें कर सकते हैं। याद रखना दिया, पर्याप्त नींद भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नींद की कमी आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को कम कर सकती है और आपको चिड़चिड़ा और उदास महसूस करा सकती है। हम इन टेक्निक से कुछ हद तक अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे फर्क ना पड़े तो इसका इलाज करवाना जरूरी है, जिसके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए। दादाजी की इन बातों से अब दिया को ये तो समझ आ गया था कि हमारे दिमाग में इमोशंस पैदा कैसे होते हैं और हमारा दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन केवल दिमाग को समझ लेना और दिमाग के बारे में जान भर लेने से उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था, जो कि उसकी मेन प्रॉब्लम थी और अभी भी उसके अंदर बरकरार थी। अगले पड़ाव पर दिया ने अपने दादा से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो हम सभी की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा है। तो अगर आप भी इमोशनली वीक हैं या आप भी जल्दी लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, तो अगला एपिसोड जरूर सुनिए। दिया और दादाजी अपने नेपाल के सफर में अब नागपुर स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, जबकि दूसरी तरफ दिया अपने खुद के इमोशंस और नेचर के बारे में पहले से ज्यादा जानती थी। इसलिए उसके मन में भी अलग अलग सवाल उठ रहे थे। वो ये सोच रही थी कि अगर हमारे इमोशंस इतने पावरफुल हैं कि हमारी लाइफ को काफी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो अगर हम उन पर किसी तरह कंट्रोल करके उनका पॉजिटिव यूज कर सकें। इसी सवाल के साथ दिया के मन में उम्मीद की एक किरण भी जगी कि वो शायद से अपनी तकलीफों से छुटकारा पा सके। इसलिए उसने पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस बार दादाजी से पूछा, दादाजी, अगर हमारे इमोशंस इतने ही पावरफुल हैं, तो क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम उन पर कंट्रोल करके लाइफ में सक्सेस पा सकें या फिर अपना गोल अचीव कर सकें? दोस्तों, विज्ञान का एक फेमस लॉ है, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ एक रूप में से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपने भी कभी ना कभी अपने मन में ये जरूर सोचा होगा कि हमारे इमोशंस एक तरह से एक एनर्जी ही है, वही एनर्जी जो हमें कभी हिम्मत देती है या फिर हमें कभी नर्वस भी कर देती है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम एनर्जी को इस तरह कन्वर्ट करें कि वो हमें पॉजिटिव यूज में आए? अगर हाँ, तो चलिए मिलकर जानते हैं कि दादाजी के पास इसका कोई जवाब है या नहीं। अपनी पोती को खुद की तकलीफ के बारे में यूं पॉजिटिव तरीके से सोचता हुआ देखकर दादाजी खुश होकर कहते हैं, देखो दिया, हम इंसानों में खुशी, डर, गुस्सा, नफरत और आश्चर्य से 6 तरीके के इमोशंस होते हैं, जो बहुत बार आपस में जुड़कर हमें अलग अलग तरह की फीलिंग्स देते हैं। हम इनमें से हर एक इमोशन का उपयोग पॉजिटिव वे में कर सकते हैं ताकि हम उनसे अपना गोल अचीव कर सकें। लोग खुशी में तो ना जाने कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर सरप्राइज की बात करें तो वो तो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज ही हमें नई चीजें सोचने पर मजबूर करती है, जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए हमें उसे भी खुशी की तरह ही एक पॉजिटिव इमोशन के फॉर्म में देखना चाहिए, जबकि बाकी के सारे इमोशंस नेगेटिव एनर्जी में आते हैं। लेकिन बेटा, इन सब में एंगर एक ऐसा इमोशन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आसानी से हमारा भविष्य बिगाड़ सकता है, और अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो भविष्य को बना भी सकता है। दिया दादाजी की बातों में सहमति जताते हुए कहती है, अगर ये इतना ही पावरफुल इमोशन है तो इसके बारे में जरा डिटेल में समझाइए ना। दिया के इतना बोलते ही उनकी ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करती है। वहां पर लोगों के शोरगुल में दादाजी और दिया दोनों आगे एक चाय की दुकान पर काम कर रहे लड़के को देखते हैं, जिससे उसका मालिक छोटी छोटी बातों पर डांट रहा था। इसलिए दादाजी उसी का एग्जाम्पल देकर दिया को समझाते हुए कहते हैं, देखो दिया, वो दुकान का मालिक कैसे उस बच्चे को डांट रहा है।
उसकी डांट बच्चे के मन में गुस्सा पैदा कर रही है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो गुस्से में आकर नौकरी छोड़कर चला जाए, जिससे अगले दिन वो और उसका परिवार पक्का तकलीफ में आ जाएंगे, और दूसरा रास्ता ये कि वो अपने गुस्से की एनर्जी को कंट्रोल करके खुद को ज्यादा स्किलफुल बनाए, ताकि भविष्य में उसे कोई दूसरी अच्छी जगह पर नौकरी मिल सके। दोस्तों, अपने एंगर की पावर का पॉजिटिव तरीके से उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सोर्स जानना ही होगा। क्या किसी ने आपके साथ अन्याय किया है? आपको किसी ने बुरा भला कहा है, या फिर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया है? सबसे पहले जड़ को जानिए और उस पर काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने आपके काम के लिए क्रिटिसाइज किया है, तो उसे फीडबैक की तरह लीजिए और अपने काम करने के तरीके में उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से बदलाव कीजिए, जिससे आप और बेहतर बन सकें। दूसरा पॉइंट आता है उन एनर्जी को तुरंत ही एक्शन में लाने का। गुस्सा हमें थोड़ी देर के लिए ही रहता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, इसलिए वो एनर्जी वेस्ट हो जाए उससे पहले ही हमें उसका पॉजिटिव उपयोग कर लेना चाहिए और उसे एक्शन में लाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सोसाइटी में होने वाले किसी काम पर आपको गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को वेस्ट ना जाने दीजिए, तुरंत ही एक्शन लीजिए और इस तरह के ग्रुप या कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जो इस तरह की चीजों के बारे में पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाते हैं। आप अपने गुस्से को एक सिग्नल की तरह सोच सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि गुस्सा आने पर वो आपके लिए सिग्नल है, जहां पर आपको कुछ देर तक रुक कर ये सोचना है कि क्या इस चीज पर गुस्सा करना सही है या गलत। इस तरह रुक कर सोचने से आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि क्या आपका गुस्सा करना वर्थफुल भी है, जिसका जवाब अक्सर ना में ही आता है। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो ये तकनीक जरूर आपके लिए काम की साबित होगी। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। वो पावरफुल एनर्जी आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उसकी जगह आप उस पर काबू करना सीख लें, ताकि उसका पॉजिटिव उपयोग कर सकें। एंगर मैनेजमेंट के बारे में इतना सुनने के बाद दिया अब बाकी के इमोशंस के बारे में जानने के लिए भी एक्साइटेड होकर बोलती है। दादाजी, मैं अपने गुस्से पर तो अब से पक्का ध्यान रखूंगी, लेकिन बाकी के वो 3 नेगेटिव एनर्जी वाले इमोशंस के बारे में भी समझाइए ना। इस नई जानकारी के बाद दिया को यूं एक्साइटेड होता देखकर दादाजी भी खुश होते हैं और आगे बताते हैं कि बेटा, सैडनेस की एनर्जी का हम बहुत तरीके से पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दुखी हैं, तो आप दूसरों के दुखों को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए आसानी से उनके साथ दोस्ती करके उन्हें दिलासा दे सकते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छी बात साबित होगी। दूसरी तरफ साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि उदासी छोटी छोटी डिटेलिंग पर हमारा ध्यान बढ़ाती है, हमारी प्रिजर्व